हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि भारत की राज व्यवस्था को। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये हमारे पेड कोर्स का पीडीएफ है। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जीएस के, वो सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। सिमिलरली करंट अफेयर्स भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा। ये सारे वीडियो जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बट ये जो पीडीएफ हैं, इन पीडीएफ के लिए आपको हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए ये जो नंबर आप देख रहे हो, इस नंबर पर आप सिंपली कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इन पीडीएफ का, एक तो आपको इसमें जो पूरा समरी है चैप्टर का वो इंक्लूडेड रहेगा और एक सिक्वेंशियल वे में रहेगा। इसके साथ में जो PYQ हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन PYQ को आपको खुद से सॉल्व करना है। जब आप ये वाला पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप खुद से इनको ट्राई करना, या बीच बीच में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करना। इन क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस PDF का, वो ये जो आप देख रहे हो चैप्टर के एंड में आपको एकदम समराइज्ड वे में, जिसमें टू द पॉइंट बात चलेगी, जिसमें हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस मोमेंट पर आप सिंपली इन आखिरी पेजेस को बस रिवाइज करके चले जाइए और सारा का सारा मटेरियल इसी के अंदर से आएगा। ब्रॉड जो इसकी स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मेंस देंगे तो वहाँ पर आपके पास पूरा एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अदरवाइज प्री के लिहाज से ये जो आप देख रहे हो ये इतना भर सफिशिएंट है, क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है। अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, अगर आप किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करोगे तो एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब अगर इंडिया की बात करें तो 200 साल से ज़्यादा ब्रिटिश ने हम पर शासन किया था, और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा ना सिर्फ हमारे जो संविधान है उस पर, बल्कि जो हमारा राजतंत्र है उस पर भी। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो पार्ट जब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर रूल किया, यानी कि वो एक्ट या फिर वो अधिनियम जो 1773 से 1858 तक बने और लाइमलाइट में आए। इसके बाद सम्राट का शासन, यानी कि जब हिंदुस्तान के प्रशासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश सत्ता ने संभाल ली, और 1858 से लेके 1947 तक के जो एक्ट आए वो इसके अंतर्गत हैं। इनको ब्रॉडली हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो जैसा इसका नाम है कि रेगुलेट करना, अभी तक जब ब्रिटिश जो सरकार थी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरी तरीके से यहाँ पर उसका स्वामित्व था और सारे डिसीजन वो खुद से लेती थी, कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं होता था। बट 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके थ्रू पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा थोड़ा बहुत नियंत्रण किया गया, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करी गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। एग्जामिनेशन में आपसे डिफरेंट एक्ट देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने या फिर उसको कंट्रोल करने का कदम उठाया गया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके थ्रू ब्रिटिश सरकार ने ये कदम उठाया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब ये यहाँ पर इसके होगा। ठीक है। इसके द्वारा जो केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई, ये पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर करी गई, देखिए कंपनी को रेगुलेट करना था। अभी तक कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही थी, कर्मचारी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बात क्लियरली बोल दी गई कि भारत में कंपनी अब जो भी काम करेगी, चाहे वो राजस्व का हो, चाहे नागरिक प्रशासन से रिलेटेड या फिर सैन्य मामलों से रिलेटेड, उस सब की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी अनिवार्य कर दी गई। मतलब अब जो है आप जो भी हिंदुस्तान में करेंगे उसका आप इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ज़रूर देंगे। दूसरी बात,
कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत लेना अब प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इससे पहले तक क्या हो रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मनमानी तरीके से काम कर रहे थे और जितना पैसा वो कमा सकते थे, चाहे वो रिश्वत के रूप में हो चाहे उपहार के रूप में, वो ये सब काम कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलली वो सब अपना प्राइवेट बिजनेस भी चला रहे थे। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका काम ही था रेगुलेट करना कि अभी तक जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं उन सबको जो है लाइन पे लाया जाए। सो इसके लिए यहाँ पर ये बोला गया कि भाई अब जो है आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकते, आप कोई रिश्वत नहीं लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर ये ज़रूरी था कि भाई एक ऐसा कोर्ट भी तो हो कि अगर कोई रूल्स नहीं मान रहा है तो उस कोर्ट के द्वारा उसको पनिश किया जाए। तो इसी के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि आपका फोर्ट विलियम कोलकाता या फिर कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, इनका नाम याद रखना है। इनके अलावा 3 और न्यायाधीश थे जिनकी नियुक्ति करी गई। देखिए सारा क्रम क्या हो रहा है, सारा क्रम हो रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अभी तक अनियमितताएं बरतते आ रहे थे, जो बेईमानी चली आ रही थी, उसको अब रेगुलेट करना है और ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में उन्हें रखना है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर मतलब अभी तक होता था, उसका नाम यहाँ पर गवर्नर जनरल कर दिया गया, मतलब उस पोस्ट का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद को अपॉइंट किया गया। इनमें आपका लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉन मॉनसन, रिचर्ड बारबेल और फिलिप फ्रांसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इन चारों के नाम ये भी पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें पहले बंगाल के गवर्नर जनरल की, तो वो कौन थे, आपके लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई या फिर मुंबई के गवर्नर जो थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, जबकि पहले सभी जो थे सारी प्रेसिडेंसी के गवर्नर अलग अलग काम करते थे, एक दूसरे से अलग थे। मतलब ये आपका कोलकाता वाला था, अब ये सुप्रीम कर दिया गया, ठीक है, फोर्ट विलियम का, और इसके अंडर डाल दिए गए आपके जो मद्रास का था गवर्नर और जो आपका बम्बई का था। तो इनको जो है कलकत्ता वाले के या फिर बंगाल वाले गवर्नर के अंडर ला दिया गया कि इनके अंडर ये अब काम करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो उसका आंसर आपको खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसके संदर्भ में ये जो कथन दे रखे हैं इन पर विचार करें। पहला है, इस दौरान लॉर्ड नॉर्थ ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दूसरा है, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता हेतु स्थापित 4 सदस्यीय परिषद में फिलिप फ्रांसिस एक सदस्य थे। ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तीनों कथन आप देख चुके हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप यहाँ पर बता पा रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करवाऊंगा। इसके बाद अगले एक्ट की बात करें, ये है आपका 1781 का संशोधन अधिनियम या फिर उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो भी खामियां थी उनको दूर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 इसको पारित किया गया और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखा, उसमें हमने ये देखा है कि भाई एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको रेगुलेट किया जा सके, इन पर एक तरीके से नियंत्रण लगाया जाए। अब अगर ऐसा ही चलता रहता तो एक मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे, विशेषकर जो गवर्नर जनरल है उनकी काउंसिल थी, वो इस बात से बहुत नाराज़ थी कि भाई हमारे ऊपर तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ों को बदला गया इस एक्ट के द्वारा और इसमें गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया। मतलब ये लोग जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आएंगे और उनके ऐसे कार्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के लिए अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी जो कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी कि जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे उस ड्यूरेशन में उन्होंने जो भी काम किया होगा उन सारे किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब अगर वो कोई अनियमितता भी बरतते हैं तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी थी।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी कि आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि इस एक्ट के थ्रू जो है क्या करा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको कम किया जा रहा है। जब हम गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है उसके जो अधिकार हैं उसको बढ़ाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है या सर्वोच्च न्यायालय जो थी उसके क्षेत्राधिकार को कम किया जा रहा है। इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार बढ़ाए गए हैं और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को घटाया गया है। इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर किसके लिए करी जा रही हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है वो थोड़ी सी मजबूत हो पाए। इसके बाद आगे हम बात करें तो इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया, और उसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के जो वाद हैं, ये वाद है या फिर जो मामले हैं, उन मामलों को तय करें। ठीक है, मतलब जो भी मैटर होगा, जो भी मामला होगा, चाहे वो हिंदुओं से रिलेटेड हो या मुसलमानों से, तो वो उनके जो कानून है, धार्मिक कानून, उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाना था। इसके बाद इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम और विनियमन बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया। इस वाले पॉइंट को अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया। सो इसमें ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं जो कि है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे इनको अलग कर दिया गया, यानी कि जो पॉलिटिकल मैटर्स थे और जो कमर्शियल मैटर्स थे उनको यहाँ पर अलग अलग किया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। यानी कि एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि अब पॉलिटिकल मैटर्स को देखने वाली थी। जो कमर्शियल मैटर्स थे उसके लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी भी थे, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको बनाया गया, इसको गठित किया गया ताकि जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको देखा जा सके। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ यहाँ पर किया गया। अभी तक सिर्फ जो आपका ये निदेशक मंडल था यही सारी चीज़ें देखता था, लेकिन अब जो नियंत्रण बोर्ड बना दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर डायरकी क्रिएट करी गई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, नियंत्रण बोर्ड को यह भी शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण यानी कि सुपरविजन और उन पर नियंत्रण करे। आगे बात करते हैं कि यह जो अधिनियम है दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य यानी कि ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी का क्षेत्र कहा गया। दूसरा पॉइंट जो है वो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो प्रदान किया गया। सो ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था कि अभी तक सिर्फ निदेशक मंडल था, बट इस एक्ट के द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड लेके आया गया, उसका गठन किया गया, और इसके थ्रू क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी इसने भारत में कंपनी के जो कार्य थे और उसके प्रशासन पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया, क्योंकि जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें अब जो इनका बोर्ड था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। चलिए इसके बाद अगले एक्ट की बात करते हैं। ये है आपका 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यहाँ पर दो शर्तें रखी। पहली शर्त उसने ये रखी कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के जो निर्णय हों उसको ओवरराइड करने और ना मानने का अधिकार उसको हो। मतलब वो चाहे तो वो माने, चाहे तो ना माने, या फिर अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन को वो ओवरराइड कर सके। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो ये दो शर्तें रखी गई। ये 1786 का जो एक्ट है उसके थ्रू था, ठीक है। और ये किसने रखी हैं? आपके
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये 2 शर्तें रखी गईं और इनको ही जो है 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी यानी कि जो ओवरराइड करने की शक्तियां थी इनको आगे बढ़ाकर जितने भी आगे आने वाले गवर्नर जनरल थे और जो प्रेसिडेंसीज थी उसके गवर्नर थे उन तक विस्तारित कर दिया। मतलब अब वो सब लोग जो है डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि इसने कंपनी के भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अगले 20 साल तक कंपनी का एकाधिकार और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मतलब अब जो कमांडर इन चीफ था वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ऐसा है कि जब वो पहले से ही काउंसिल का सदस्य है और उसको कमांडर इन चीफ बनाया जा रहा है तो एक अलग बात है, तब उसकी नियुक्ति उस प्रकार से हो सकती थी। इसने यह भी व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा, यानी कि उनकी सैलरी, उनका जितना उनके ऊपर व्यय हो रहा है, ये सारा का सारा इंडियन से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इंडियंस का जो रेवेन्यू है उससे ही यहाँ पर उसका पेमेंट किया जाएगा। ये पॉइंट के बाद बात करते हैं अगले कानून की, जो है आपका चार्टर कानून 1813 का। अब इस कानून में क्या कुछ किया गया इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि भारत में कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो चीन के साथ व्यापार था और जो चाय का व्यापार था इन दोनों पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। दूसरी बात, जो ईसाई मिशनरी थी इनको इस बात के लिए परमिट किया गया कि अब वो हिंदुस्तान आकर इंडियंस को एजुकेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना जो धर्म प्रचार का काम है इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर वो कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर थी वो ये थी कि इंडिया के अंदर जो स्थानीय सरकारें हैं उनको इस बात के लिए परमिट की दे दिया गया, उनको परमिशन दे दिया गया कि वो जो है यहाँ पर कर वसूल कर सकते हैं लोगों से, और अगर कोई कर का भुगतान नहीं करता है तो उसको वो दंड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भारत के ब्रिटिश इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी इसमें की गई। तो ये सारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो कि 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू लाए गए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 1833 का जो चार्टर अधिनियम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम जो था वो निर्णायक था। यहाँ से चीज़ें बहुत रैपिडली बदलना शुरू हुई हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको उसके पद को एक नया नाम दिया गया जो कि था आपका भारत का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। अब इनके अंदर जितनी भी नागरिक और जो सैन्य शक्तियाँ थी वो विहित थी। मतलब इस पोस्ट को सारी अथॉरिटीज़ यहाँ पर दी गई, सारी पावर्स यहाँ पर दी गई। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए, यानी कि कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विधायिका रिलेटेड काम है तो उसके लिए टोटली जो राइट्स दिए गए वो गवर्नर जनरल को दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट पॉइंट कि इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जो कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया, और अब जो नए कानून बने उनको जो है क्या बोला गया, एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहा है कि 1833 से पहले जो भी कानून आए थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं उन सबको क्या बोला गया, नियामक कानून। और अब जो यहाँ से इस वाले एक्ट के थ्रू जो कानून इसके बाद बनने वाले थे उन सबको क्या बोला, एक्ट या फिर अधिनियम। अगले पॉइंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि अब यह सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई यहाँ पर। अब इस वाले एक्ट के थ्रू पहली बार ये कोशिश की गई कि एक ओपन कंपटीशन करवाया जाए सिविल सेवकों के लिए। वो एक अलग बात है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया तो फाइनली ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। बट ये जो सिविल सर्विसेज थी इनके लिए पहली जो ओपन कंपटीशन शुरू करने का प्रयास था वो इसी एक्ट के थ्रू किया गया, और इसमें इस बात के लिए क्लियरली बोला गया कि कोई भी इंडियन जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन यहाँ पर काम कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
भारत में अंग्रेजी शासन के अधीन सभी क्षेत्रों में संपूर्ण सिविल एवं सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल सपरिषद भारतीय गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी शक्तियां यहाँ पर अब बढ़ा दी गई हैं। मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियां छीन ली गई। अब पूरे हिंदुस्तान पे जहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी विधायी का रिलेटेड काम है, कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो रिस्पॉन्सिबल थे और उनकी जो परिषद है इंक्लूडेड। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं कि गवर्नर जनरल की सरकार, भारत सरकार और उसकी परिषद, ये जो थी भारत परिषद के रूप में जानी गई। मतलब जो गवर्नर जनरल की सरकार थी इसको क्या बोला जाने लगा, भारत सरकार, और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो काउंसिल थी, इसको भारत परिषद के रूप में यहीं से जाना जाने लगा। और इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो था वो स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कि विधायी कार्य के लिए एक परिषद का विस्तार किया गया जो परिषद थी, और पहले उसमें 3 लोग थे, उनके अतिरिक्त एक जो था विधि सदस्य और इसके अंदर जोड़ दिया गया। इसके बाद अगले एक्ट की बात करें, ये है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह आखिरी अधिनियम था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब सीधे सीधे जो प्रशासन था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, तब कंपनी के हाथ में कुछ रहा नहीं। तो ये आखिरी एक्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसकी क्या क्या विशेषता रही, पहली बात ये कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए और उन्हें विधान पार्षद कहा गया। 6 नए पार्षदों को विधियां और विनियमन बनाने के लिए बुलाई गई बैठकों के अलावा परिषद में बैठने और मतदान करने का अधिकार नहीं था, यानी कि ना तो वो परिषद में बैठ सकते थे और ना ही मतदान कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब ऐसा हो रहा था कि जब उनको बुलाया जा रहा था तब वो आ सकते थे, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि 6, ये जो नंबर है इस नंबर को याद रखिएगा, 6 नए पार्षद सदस्यों को विधियाँ या फिर विनियमन बनाने के लिए बुलाई जाने वाली बैठकों के अलावा, मतलब जब बैठक बुलाई जा रही है तो उसमें ये अलाउड थे आने के लिए, उसके अलावा वो परिषद में बैठने और मतदान करने के अधिकार नहीं रखते थे। ठीक है, इस तरीके से देखें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ये जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद है इसके बारे में आप आगे जब और जो हमारे 1857 के बाद के यानी कि 1858 और उसके बाद के जो एक्ट हैं आपका 1861 का और कहा जाए तो आपका 1935 तक के जितने एक्ट थे, तो उन सब में आप ये नाम ज़रूर सुनेंगे, ये टर्म ज़रूर सुनेंगे। इसके बाद परिषद में गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, मद्रास, मुंबई, कोलकाता और आगरा के स्थानीय शासकों के 4 प्रतिनिधियों समेत अब टोटल संख्या कितनी हो गई थी, 12 लोग हो गए थे परिषद में। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और जिस तरीके से ब्रिटिश संसद काम करती थी वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई गई। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो ये है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु जो ओपन कंपटीशन था उसकी व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट कर दी गई। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व जो था उसको स्टार्ट किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अगर नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट का अधिनियम या फिर पिट का इंडिया अधिनियम 1784 है, चार्टर एक्ट 1813 है या फिर आपका चार्टर एक्ट 1833 है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के
प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन सा यहाँ पर सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना एक ना दो? ये कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो सूची दे रखी है, आपको इसको मैच कराना है। नीचे एक कूट दिया है। सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू हुई। ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 था, या फिर ये चार्टर एक्ट 1813 था, या फिर चार्टर एक्ट 1833 था, ये आप बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू हुई? ये आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। इसी तरीके से ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये कौन कौन से चार्टर एक्ट में या फिर कौन कौन से एक्ट में हुई है, ये आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हो ये इसका कूट है, यहीं से आपको कोड चूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे या फिर किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ये 1813 का चार्टर एक्ट है, ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 है, या फिर ये एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट विवाद था इसकी वजह से। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसकी वजह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ये जो कोड है इसमें से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये 1813 का चार्टर अधिनियम था, 33 का था, या फिर ये आपका 1853 का चार्टर अधिनियम था, या फिर ये आपका 1873 का चार्टर अधिनियम था? तो इसको आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? अब ये चार्टर एक्ट 1833 था, ये चार्टर एक्ट 1813 था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, या फिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था? तो ये आपको बताना है कि कौन से एक्ट के थ्रू इंडियंस जो थे वो अब यहाँ पर प्रशासन में भागीदार बनने लगे। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पर समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। इस पॉइंट को याद रखना है। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इससे पड़ी। कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। कंपनियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, और यहाँ पर गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और पहले जो था वो गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल जो थे इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इसके बाद दूसरे एक्ट की बात करें, यह है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बोला गया? इसमें ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण जो था वो दिया गया। इसी में आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया। 1793 इसका जो अधिनियम है, इसमें आपको याद रखना है कि कंपनी के भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और उसके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर जो भी खर्चा किया जाएगा वो राजस्व, जो भारतीय राजस्व है, इससे किया जाएगा। और ये आपका 1793 का जो अधिनियम था इसके तहत प्रावधान किया गया। इसके बाद चार्टर कानून 1813 की बात करें तो 1813 का जो चार्टर कानून था इसमें इस बात के लिए बोला गया कि भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। दूसरी बात, ईसाई जो मिशनरी थी इनको इंडिया में आकर अपना प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। और तीसरा, भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों को दंड देना या फिर उन पर कर लगाना, अगर वो कर नहीं देते हैं तो उनमें दंडित करना, इसका अधिकार दिया गया।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और इसी एक्ट के थ्रू इस पद को सृजित किया गया, भारत के गवर्नर जनरल के पद को। चार्टर एक्ट 1813 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का पहला प्रयास किया और परिषद में एक विधि सदस्य और इसके अंदर जोड़ दिया गया। इसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया और इन्हें जो था विधान पार्षद बोला गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था को आरंभ कर दिया और इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। तो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है आपका 1773 से लेके 1853 तक के जो एक्ट थे, जो कानून थे, इन सबको हमने यहाँ पर देख लिया है। जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको भी हमने कवर अप कर लिया है। तो कहें तो ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप हो चुकी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1858 के एक्ट से और चलेंगे 1947 तक। तो अगला वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो बी पेशेंट और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी मशक्क़त 2024 के PCS के लिए है, तो अगर आप लोग सीरियस हैं उस एग्जामिनेशन के लिए तो आज और अभी से इस चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।